सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूँ मिशा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक चल रहा है एडवर्ब का। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एडवर्ब हमने पढ़ा था कि एडवर्ब वेरी और मच का यूज़ कहाँ होता है, और वेरी मच अगर एक साथ आ जाए तो उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। फिर हमने पढ़ा था फेयरली और रादर। फिर हमने क्या पढ़ा था, फेयरली और रादर। हम पढ़ रहे थे क्या कि भाई वेरी अगर आ जाए, ये आपके शॉर्ट नोट है, वेरी और मच, अगर वेरी के बाद और मच के बाद अगर किसी भी डिग्री का यूज होगा तो वेरी के बाद जो डिग्री हम यूज करेंगे वो कौन सी डिग्री यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अगर मच के बाद अगर हम कोई डिग्री यूज कर रहे हैं तो वो डिग्री कौन सी होनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। और इसी का सेकंड रूल था कि अगर हम वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वेरी के बाद जो वर्ब फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यानी कि ये होना किस में चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होना चाहिए। और मच के बाद अगर हम कोई वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हैं वो किस में होना चाहिए, V3 में, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में होना चाहिए। ये हमने कल की क्लास में किया था। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि साथ ही साथ क्या किया था, वेरी और मच अगर एक साथ आ जाए तो हम जो रूल फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे किसका, मच वाला ही रूल फॉलो करेंगे कि अगर डिग्री आएगी तो कंपैरेटिव और वर्ब फॉर्म आएगी तो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 आएगी। ऐसे ही हमने और एक केस और एक्सेप्शन में पढ़ा था कि वेरी जो होता है वो कुछ वर्ड जो ऐसे होते हैं जो V3 फॉर्म में पड़े होते हैं उनके साथ हम मच का नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। जैसे कि वो वर्ड थे एक्साइटेड, लिमिटेड, बोर्ड, टायर्ड, डिजेक्टेड, कंटेंटेड, ये लिमिटेड, सेटिस्फाइड, ये जैसे भी वर्ड है इन शब्दों के साथ भी हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं, वेरी का, बेशक ये V3 फॉर्म में क्यों ना हो। उसके बाद हमने पढ़ा था फेयरली और रादर। फेयरली और रादर, फेयरली किसके लिए यूज होता है, फेयरली यूज होता है प्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए, यानी पॉजिटिव अच्छी एडजेक्टिव के लिए हम किसका यूज करते हैं, फेयरली का यूज करते हैं। और रादर का यूज हम किसके लिए करते हैं, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए। किसके लिए, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ। और साथ ही साथ इसका केस हम पढ़ रहे थे, टू का केस भी पढ़ रहे थे कि टू होता क्या है, हमेशा जो सेंस देता है वो क्या देता है, नेगेटिव। यानी इसका मतलब ये होता है जरूरत से ज्यादा, कि इतना नहीं होना चाहिए था। जैसे मैं कहूँ ही इज टू बिजी, जितना उसको नहीं होना चाहिए था, वो इतना बिजी है कि उसको इतना बिजी नहीं होना चाहिए था। ही इज टू फैट, कि वह इतना मोटा है कि उसको इतना मोटा नहीं होना चाहिए। तो ये जो टू होता है हमेशा जो सेंस देता है वो सेंस क्या देता है, नेगेटिव सेंस देता है। तो जब हम फेयरली पॉजिटिव यानी कि प्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं तो हम टू का यूज फेयरली के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन रादर जो अनप्लेजेंट एडजेक्टिव को बताता है तो इसके साथ हम टू का यूज करते हैं, इसके साथ हम टू का यूज करते हैं। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। आज जब जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वो है इनफ। आज हम पढ़ेंगे इनफ का केस। इनफ को हम क्या बोलते हैं, इनफ को हम या तो बोलते हैं ज्यादा, या तो हम बोलते हैं काफी, लेकिन हम और एक वर्ड है वो क्या बोलते हैं, इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त। अब देखिए इनफ, इनफ जो है वो क्या काम करता है, दो चीजों का काम करता है। इनफ वर्ड जो है वो एडजेक्टिव का काम भी करता है और एडवर्ब का काम भी करता है। किसका, एडजेक्टिव का काम भी करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो हमें इनफ का सही प्लेस याद रखना है। इनफ का सही प्लेस क्या होगा, अगर वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो नाउन से पहले आना चाहिए, यानी कि यहां पे इनफ आएगा और फिर क्या आएगा, नाउन। क्योंकि नाउन को कौन क्वालिफाई कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव। इसीलिए इनफ का जो प्लेस होगा वो क्या होगा, नाउन से पहले होगा। लेकिन जो इनफ है अगर एडवर्ब का काम करेगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव के बाद होगा। यानी जो इनफ का प्लेस होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव के बाद होगा। क्योंकि इनफ, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि जो एडवर्ब होता है उसको सिर्फ और मतलब एडजेक्टिव को अगर कोई क्वालिफाई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है। और मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ एडजेक्टिव और नाउन में। अगर आप नाउन और एडजेक्टिव को पहचान ना पाओ तो, अगर आप नाउन और एडजेक्टिव वर्ड को पहचान ना पाओ तो देखिए, जब भी जो नाउन होता है ना, नाउन वो दो केस को बताता है। कौन कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल।
कि अनकाउंटेबल तो क्या होता है, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम यानी कि हमें संख्या की बात कर दे, यानी अगर उस वर्ड का आप क्या सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं तो वो क्या वर्ड होगा, नाउन होगा। या अगर आप सिंगुलर प्लूरल से नहीं बता पा रहे हो तो आप किससे बता सकते हो, जेंडर से बता सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जेंडर नाउन का होता है, एडजेक्टिव का जेंडर कभी नहीं होता। तो दो तरीके से आप नाउन वर्ड को क्रैक कर सकते हो। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी है कि एडजेक्टिव वर्ड वो होते हैं जो किसी की विशेषता यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपेक्ट को बताते हो, प्लेजेंट चीजों को या अनप्लेजेंट चीजों को बताते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, इनफ। इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त या काफी, कितना काफी है। और इस ये दोनों फॉर्म में मिलते हैं हमको, एडजेक्टिव फॉर्म में भी और एडवर्ब फॉर्म में भी, यानी ये दोनों का काम करते हैं। अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसका जो पोजीशन होना चाहिए वो नाउन से पहले होना चाहिए, और अगर वो एडवर्ब का काम कर रहा है तो वो क्या, एडजेक्टिव के बाद लगा होना चाहिए। तो आइए इससे रिलेटेड करते हैं एक प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन कहता है आई हैव इनफ मनी या मनी इनफ टू बाय अ कार। अब देखिए यहाँ पे वो जो हमें कीवर्ड दे रहा है, यानी कि वो क्या दे रहा है, इनफ दे रहा है दोनों ही केस में। और इनफ दिखते ही हमारा रूल अप्लाई होगा, या तो हमें नाउन चाहिए या तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, वो डिपेंड करेगा उसके प्लेस पे। तो मनी क्या है यहाँ पे, मनी क्या है, मनी काउंटेबल भी होता है, काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। अगर अनकाउंटेबल तब होता है जब हमको मनी स्पेसिफिकली बताया ना गया हो, लेकिन काउंटेबल तब होता है जब हमको जो मनी है काउंट है वो स्पेसिफिकली बता दिया गया हो। तो मनी यहाँ पे क्या है, नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नाउन का। तो भाई जो इनफ का प्लेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, यानी कि इनफ क्या होगा, इनफ पहले आएगा और जो मनी है वो क्या होगा, बाद में आएगा। यानी कि हमारा जो ये वाला केस है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आई हैव इनफ मनी टू बाय अ कार, कि मेरे पास इतना पर्याप्त पैसा है कि मैं एक गाड़ी को खरीद सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू हैव इनफ वाटर या वाटर इनफ टू वॉश अ बाइक, कि जो तुम्हारे पास जो पानी है वो काफी है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी बाइक को धो सकते हो, वॉश कर सकते हो। अब देखिए हमें क्या मिला, वाटर। वाटर नाउन है या एडजेक्टिव, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो वो आता किस में है, अनकाउंटेबल नाउन में, यानी कि उसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको गिना ना जा सकता हो। और वाटर हमको पता क्या चल गया, नाउन है। तो नाउन से पहले क्या लगा होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि इनफ का सही प्लेस क्या होगा, इनफ, और फिर क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इनफ वाटर। यू हैव इनफ वाटर टू वॉश अ बाइक। इसलिए हमको इनफ का जो केस है ना वो प्लेसमेंट सही करना है। और एग्जाम में वो क्या कर देते, ये तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि वाटर इनफ होगा या इनफ वाटर होगा, लेकिन एग्जाम में हमको वो ऑप्शन नहीं देगा, हमको वो डायरेक्टली गलत करके दे देगा। तो हमें उसका सही, इनफ का जो प्लेस है वो सही लगाना है। अगर वो नाउन की बात कर रहा है तो इनफ का प्लेस नाउन से पहले यानी एडजेक्टिव होना चाहिए, और अगर वो एडजेक्टिव दे रहा है तो हमें क्या करना है, एडजेक्टिव के बाद इनफ होना चाहिए, जो कि किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही इज रिच इनफ या इनफ रिच टू बाय अ कार, कि भाई वो इतना अमीर है कि इतना अमीर है कि वो क्या कर सकता है, एक गाड़ी को खरीद सकता है। तो देखिए इनफ, इनफ दे रहा है और उसके साथ वर्ड क्या दे रहा है, रिच। वो वर्ड क्या दे रहा है, रिच। अब रिच क्या है, क्या रिच का आप जेंडर बता सकते हो, क्या रिच को हम काउंटेबल अनकाउंटेबल बता सकते हैं, नहीं। अमीर गरीब ये सब क्या होते हैं, रिच पुअर, ये सब हमेशा किस में आते हैं, एडजेक्टिव में, क्योंकि रिच होना क्या बता रहा है, उसकी पॉजिटिव और प्लेजेंट एडजेक्टिव को बता रहा है, या पॉजिटिव एबिलिटी को बता रहा है। तो जो रिच है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और जब भी कोई भी वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है तो इनफ का जो प्लेस होता है वो एडजेक्टिव के बाद आता है, यानी कि जो इनफ है वो कहाँ आना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ही इज रिच इनफ टू बाय अ कार, कि वह इतना अमीर है कि वो क्या खरीद सकता है, गाड़ी को खरीद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ या इनफ स्ट्रॉन्ग टू बेंड दिस रोड, कि भाई वो इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो क्या कर सकता है, इस रोड को बेंड कर सकता है, यानी कि झुका सकता है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज हुआ है टू, यहाँ पे एक वर्ड क्या यूज हुआ है, टू, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। देखिए जब भी कोई भी प्रीपोजिशन आ जाती है तो उसके बाद जो वर्ब फॉर्म आती है ना वो हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म में, यानी कि जीरेंड फॉर्म में।
हमेशा कौन सी फॉर्म में आती है, जीरंड फॉर्म में, लेकिन सिर्फ किसको छोड़ के, टू को छोड़ के, क्योंकि टू क्या होता है हमेशा इन्फिनेटिव या फाइनाइट वर्ब, जिसके साथ जो वर्ब फॉर्म आती है वो हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए उसने यहाँ पे बेंड दिया है, इसीलिए यहाँ पे उसने क्या दिया है, बेंड दिया है। लेकिन हम तो केस पढ़ रहे हैं इनफ का, हम केस क्या पढ़ रहे हैं, इनफ का, और वो यहाँ पे वर्ड क्या दे रहा है, स्ट्रॉन्ग, वर्ड क्या दे रहा है, स्ट्रॉन्ग। अब किसी कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है, ये क्या होती है, किसी की पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट की बात हो रही है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। और जब भी एडजेक्टिव आ जाता है तो इनफ का जो प्लेस होता है वो एडजेक्टिव के बाद होता है, क्योंकि एडजेक्टिव को सिर्फ और सिर्फ कौन क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेंड दिस रोड, कि वो इतना ताकतवर है कि वो क्या कर सकता है, उस रोड को बेंड यानी कि झुका सकता है। बेंड का मतलब होता है झुकाना, बेंड का मतलब क्या होता है, झुकाना। नेक्स्ट है कृष्णा हैज इनफ मनी या मनी इनफ टू बाय दिस लैंड, कि कृष्णा के पास इतना पैसा है कि वो क्या कर सकता है, इस लैंड को, इस जमीन को खरीद सकता है। फिर से टू दे दिया, टू के बाद जो वर्ब फॉर्म आएगी वो हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाय, बॉट, बॉट होता है, बाय का मतलब होता है खरीदना, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना। बाय फर्स्ट फॉर्म होती है, बॉट सेकंड फॉर्म होती है, बॉट सेकंड फॉर्म होती है। अब देखिए यहाँ पे वो हमको दे क्या रहा है, मनी। क्या हम मनी को काउंट कर सकते हैं, मनी काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हमें मनी को स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है। अगर वो मनी स्पेसिफिकली बता देता 50,000, 10,000, 5,000, तब हम उसको क्या बना सकते थे, काउंटेबल नाउन बना सकते थे। यानी कि मनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन। और जब भी नाउन आ जाए तो इनफ जो है वो उसका जो सही प्लेस होगा क्या होगा, नाउन से पहले, क्योंकि नाउन को सिर्फ और सिर्फ कौन क्वालिफाई कर सकता है, एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो इनफ है वो किसका काम करेगा, एक एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कृष्णा हैज इनफ मनी टू बाय दिस लैंड। तो समझ आया आपको कि इनफ का केस क्या कहता है, इनफ का केस क्या कहता है, ये एडजेक्टिव का काम भी करता है और एडवर्ब का भी काम करता है, और एग्जाम में वो हमसे सही प्लेस पूछता है। तो वो क्या करके देगा, मान लो अगर उसने कह दिया ही इज वाइज इनफ, अगर वो क्या कह दे, ही इज वाइज इनफ। वाइज क्या होता है, चालाक होता है, और किसी का चालाक होना, चतुर होना, ये क्या होती है, किसी की खासियत होती है। पॉजिटिव एक्सपेक्ट और नेगेटिव एक्सपेक्ट, यानी कि विशेषता बताई जा रही है जो किसमें आता है, एडजेक्टिव में। और एडजेक्टिव के बाद जो इनफ का सही फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव के बाद यानी एडवर्ब आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव को सिर्फ कौन क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब। तो एग्जाम में वो हमको क्या करके दे देगा, इनफ वाइज, जबकि होना क्या चाहिए, वाइज इनफ। तो ये केस कहता है हमारा इनफ का। नेक्स्ट रूल कहता है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मतलब एडवर्ब से भी और आगे आने वाले जो टॉपिक है उनमें भी इन रूल का जिक्र होगा। देखिए कल ही हमने एक रूल पढ़ा था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, फॉरबिड, डिनाई, ठीक है, ये वाले वर्ड जो होते हैं, लेस्ट हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, ये जो वर्ड होते हैं अपने आप में ही क्या होते हैं, नेगेटिव। इनके साथ हम किसी और नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते, यानी दूसरे नकारात्मक शब्दों का यूज नहीं कर सकते, जैसे कि नो हो गया, नेवर हो गया, नॉट हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, तो इनके साथ हम उनका यूज नहीं कर सकते। पहला रूल तो ये कहता है। लेकिन आज का जो रूल हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इन्वर्जन, यानी कि ये वर्ड होते क्या है, होते क्या है, एडवर्ब। तो जब भी हमारे एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी इन शब्दों से स्टार्ट होता है, तो वो एग्जाम में गलती क्या करके दे देता है, पहले एडवर्ब यानी ये वर्ड लगा के दे देता है, फिर क्या दे देते हैं वो सब्जेक्ट, और फिर क्या दे देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। देखिए इस रूल को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको ये रूल याद करने की जरूरत नहीं है, इसका लॉजिक समझिए तो आपको ये रूल अपने आप याद हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि भाई जो एडवर्ब होता है ना वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दूंगी तो मैंने आपको बताया था 90 से 95% केस में जो सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। क्या नाउन प्रोनाउन को कोई एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव, और ये वर्ड तो हमारे एडवर्ब है। इसी लॉजिक से हमें क्या करना पड़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना पड़ रहा है, क्योंकि एडवर्ब को क्वालिफाई अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, या तो वर्ब या तो एडजेक्टिव या तो खुद एडवर्ब, या कि पूरा का पूरा एक होल सेंटेंस होना चाहिए।
तो इन शब्दों के बाद जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगी मेन वर्ब, और फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि बाकी का बचा हुआ सेंटेंस आएगा। तो वो वर्ड है हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, नाइदर, नो सूनर, स्केर्सली, रेयरली, नॉर, शैल्डम, नेवर, नॉट, सो क्विकली या सो रूडली। इन सब का मतलब ही क्या होता है, मुश्किल से या ना के बराबर वाले शब्द। तो आइए इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हार्डली ही हैड सीन या हैड ही सीन हिज फादर व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। क्या है, व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। और एक रूल और मैं साथ साथ आपको कंजंक्शन का एक रूल और साथ साथ बता देती हूँ कि जब भी आपको वर्ड आ जाए ना हार्डली और स्केर्सली, तो इन दोनों का जो पेयर होता है ना हमेशा, मतलब इसके साथ जो लगने वाला कंजंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, व्हेन। आपको कहीं पे भी ये वर्ड दिखाई दे और अगर उसको किसी कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है और उसको अगर एरर बनाना है इन वर्ड के कंजंक्शन से, तो वो वहां पे देन लगा के दे देता है, जबकि होना क्या चाहिए, व्हेन होना चाहिए। लेकिन अगर वर्ड क्या आ जाए, नो सूनर, अगर वर्ड क्या आ जाए नो सूनर, तो नो सूनर का पेयर हमेशा क्या होता है, देन होता है। मतलब कंजंक्शन पेयर क्या होता है, हमेशा देन होता है, जबकि वो लगा के क्या दे देगा, व्हेन। और मैंने आपको एक केस और बता दिया था कि देन और देन में क्या डिफरेंस है। देन और देन जो सुनने में और साउंड में, प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल सेम लगते हैं, बट इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो ए वाला देन होता है वो किसको बताता है, सिचुएशन या स्थिति को बताता है। लेकिन जो ई वाला देन होता है वो किसको बताता है, जो ई वाला देन होता है वो हमेशा बताता है किसको, टाइम को बताता है। आपको याद होगा जब मैं एडवर्ब के टाइप बता रही थी, तो टाइप में जब एडवर्ब ऑफ टाइम आया था उसमें वर्ड आया था देन आया था, तो इसीलिए जो देन होता है वो हमेशा किसके लिए लगता है, टाइम के लिए लगता है। लेकिन हम तो अपना केस पढ़ रहे हैं हार्डली वाला, और वो रूल हमसे क्या पूछ रहा है, वो रूल पूछ रहा है कि भाई इस इन्वर्जन केस क्या आना चाहिए। उसने पहला तो दे दिया ही हैड, वो स्टार्ट किससे कर रहा है, सब्जेक्ट से, और फिर क्या लगा रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन अभी हमने इन्वर्जन पढ़ा, जब भी हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नो सूनर, नाइदर ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हार्डली हैड ही सीन हिज फादर व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, कि मुश्किल से ही उसके फादर ने उसको देखा था जब उसने क्या कर दिया, जो स्मोकिंग है उसको रोक दिया था। और यहाँ पे देखिए क्या उसने हार्डली का पेयर व्हेन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, क्योंकि हमारा साथ साथ जो कंजंक्शन का रूल है वो भी अप्लाई बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नो सूनर ही सॉ या डिड ही सी द पुलिस देन ही रैन अवे। अब देखिए फिर से उसने नो सूनर के बाद वो हमसे पूछ क्या रहा है, ही सॉ, सब्जेक्ट दे दिया, सॉ सी की सेकंड फॉर्म होती है, सी सॉ सीन होता है, और ये कौन सी फॉर्म दे दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन उसने इन्वर्जन तो गलत कर दिया ना, क्या दे दिया उसने, पहले सब्जेक्ट दे दिया और फिर क्या दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब, जबकि हमको तो पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नो सूनर डिड ही सी द पुलिसमैन देन ही रैन अवे। और नो सूनर का जो पेयर है, क्या उसने देन दिया है, बिल्कुल दिया है। तो नो सूनर का जो पेयर यानी कंजंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, देन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शैल्डम आई हैव या हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, कि उसने जो ये ऐसी जो साइट, ब्यूटीफुल साइट है, वो बहुत मुश्किल से पहले ही कभी देखी होगी। तो यहाँ पे शैल्डम वर्ड यूज कर रहा है, हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो वो दे क्या रहा है, सब्जेक्ट आई और उसके साथ क्या लगा के दे दिया, हैव दे दिया, जो कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इन्वर्जन हो गया गलत, हमको तो क्या चाहिए, पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट। क्या दे रखा है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और आई क्या है, सब्जेक्ट। और हैज और हैव के साथ जो भी वर्ब फॉर्म यानी मेन वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3 फॉर्म हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा लगती है। तो टिक क्या सही क्या होना चाहिए था, हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि जब भी एडवर्ब स्टार्टिंग में लगते हैं तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एक एडवर्ब को वर्ब को सिर्फ और सिर्फ कौन क्वालिफाई कर सकता है, एक एडवर्ब। सब्जेक्ट यानी कि नाउन और प्रोनाउन को सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही क्वालिफाई कर सकता है, कर एडवर्ब भी सकता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है जो हमारे एग्जाम में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर ही वेंट या डिड ही गो टू द मार्केट देन ही गॉट अ कॉल, कि देखिए ही क्या दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया, वर्ड क्या दे रहा है, एडवर्ब क्या दे रहा है, नो सूनर।
और यहाँ पे क्या दे रहा है, सब्जेक्ट, और ही के साथ उसने लगाया क्या है, वेंट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब हम वर्ब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा अकेले आती है, यानी कि बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, वो अपने साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती। क्या उसने लिया है, नहीं लिया है। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, गो वेंट, गोन थर्ड फॉर्म होती है। और नेक्स्ट हमको तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जबकि वो हमको दे क्या रहा है, सब्जेक्ट, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट क्या है, डिड ही गो। डिड क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे दी, बिल्कुल दे दी। और डिड के साथ, डू के साथ और डज के साथ जो हमारी मेन वर्ब आती है वो हमेशा किस में आती है, V1 फॉर्म में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्या दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, और ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डिड ही गो टू द मार्केट देन ही गॉट अ कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवर द स्काई लुक्ड या डिड द स्काई लुक वेरी ब्यूटीफुल, कि आज से पहले जो स्काई है वो इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर नहीं दिखा है। नेवर, नेवर वर्ड दे दिया, एडवर्ब का काम कर रहा है, और एडवर्ब के बाद तो हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब चाहिए। और ये यहाँ पे क्या दे रहा है, द स्काई, और द स्काई बताता किसको है, सब्जेक्ट को। लुक्ड दे दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पहले वो सब्जेक्ट दे रहा है और फिर क्या दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब दे रहा है। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दे रहा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले आती है, तो इसलिए उसने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी। और वो क्या कह रहे हैं, द स्काई लुक्ड। तो क्या हम एडवर्ब के बाद कोई वर्ब लगा, मतलब सब्जेक्ट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डिड द स्काई लुक वेरी ब्यूटीफुल। और डिड के साथ जो वर्ब फॉर्म आती है वो हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लुक, लुक्ड, लुक्ड होती है, लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और लुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हमने क्या पढ़ा, इन्वर्जन रूल। जब भी हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, नो सूनर, नो, नेवर, देन, नो सूनर, शैल्डम, ये सारे वर्ड आ जाए, सो क्विकली, सो रूडली, सो रेयरली, ये वाले वर्ड आ जाए, तो इसका जो इन्वर्जन कहता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और फिर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा एल्स का। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्ब में कॉम्बिनेशन, यानी कि अभी जो हम पढ़ रहे थे ना, मैंने आपको साथ साथ हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली के रूल के साथ मैंने आपको पेयर भी बता दिया कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, कि इसका कॉम्बो क्या लग सकता है। तो ऐसे ही वर्ड है एल्स, वर्ड क्या है, एल्स, और ये है हमारा रूल। एल्स के साथ, एल्स के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, बट लगाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ रादर, अदर और अदरवाइज के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। इसका मतलब होता है अन्य, के बावजूद, कि इसके अलावा, इन शब्दों को हम इस टर्म में यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, बस हमको ना इनके पेयर याद करने हैं। अपने शॉर्ट नोट बनाइए और शॉर्ट नोट में अपने लिखिए कि भाई एल्स का जो पेयर होगा, एल्स, एक मैं आपको शॉर्ट नोट पहले बनवा ही देती हूँ, एल्स, अदर, अदरवाइज और रादर। अगर एल्स आएगा तो एल्स का पेयर हमेशा क्या होना चाहिए, बट होना चाहिए। अदर, अदरवाइज और रादर आ जाए तो इसका पेयर हमेशा क्या होगा, देन, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, देन। लेकिन हमने देन का एक केस और पढ़ा कि जब भी नो सूनर दिखाई देता है तो नो सूनर का पेयर भी क्या होता है, देन होता है। क्या होता है, देन होता है। फिर हमने पढ़ा हार्डली और स्केर्सली, इसका पेयर भी क्या होता है, व्हेन होता है। इसका पेयर क्या होता है, व्हेन होता है। ये है आपके शॉर्ट नोट जो एक ही जगह पे बन गए। तो हमें क्या करना है, एल्स का पेयर बट, रादर, अदर और अदरवाइज का पेयर क्या होता है, देन। जैसे कि क्वेश्चन है, आई वुड रादर डाई देन बट बेग। वो कह रहा है कि भाई भीख मांगने से अच्छा है कि मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं। भीख मांगने से अच्छा है कि मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं। तो ये देखिए, आई वुड रादर डाई, कि मैं मर जाऊं किससे, बेग का मतलब होता है कि भीख मांगना या किसी के आगे हाथ फैलाना, उसको हम क्या बोलते हैं, बेगिंग बोलते हैं। लेकिन हमने तो पढ़ा है रादर का जो पेयर होता है वो हमेशा क्या होता है, देन। लेकिन जो बट होता है, बट लगता किसकी फॉर्म में है, एक तो प्रीपोजिशन का काम भी करता है और एक किसका काम करता है, जिसको हम बोलते हैं लेकिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रादर का पेयर बट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, देन होना चाहिए था। कि वो कहना क्या चाहता है कि भाई भीख मांगने से अच्छा है कि मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नथिंग एल्स देन या बट शेयर फुलिशनेसनेस। आगे देखिए क्या दे रहा है, वो एल्स वर्ड दे रहा है। क्या दे रहा है, एल्स दे रहा है। अगर हमको एल्स और साथ ही साथ पेयर अच्छे से याद है तो हम उसमें अपने आप ही कभी गलती नहीं करेंगे और कीवर्ड पे बिल्कुल ठीक से चलेंगे कि एल्स का जो पेयर होता है वो सिर्फ बट होता है, ना कि देन होता है। देन पेयर किसका होता है, नो सूनर का हो गया, रादर का हो गया, अदर का हो गया, अदरवाइज का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव बट देन टू वर्क हार्ड। कि भाई राहुल के पास कोई और अदर, कोई और ऑल्टरनेटिव का मीनिंग होता है, इसको हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। कि राहुल के पास कोई और ऑप्शन नहीं है मेहनत करने के अलावा, मेहनत करने के अलावा। यहाँ पे वर्ड आ गया क्या, अदर। वर्ड क्या आ गया, अदर। अदर का जो पेयर होता है वो हमेशा क्या होता है, देन। कि भाई राहुल के पास कोई और ऑल्टरनेटिव यानी कि ऑप्शन नहीं है मेहनत करने के अलावा। टू दे दिया, टू के साथ वो फॉर्म भी क्या दे रहा है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे बट का यूज नहीं होना चाहिए था, किसका यूज होना चाहिए था, देन का यूज होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट बट हिज वाइफ। कि भाई रोहित के पास कोई नहीं है बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, उसकी वाइफ को छोड़ के। कि वो सिर्फ बात किससे करता है, अपनी वाइफ से। किससे बात करता है, अपनी वाइफ से। और हमने पढ़ा एल्स का पेयर, देखिए बट जो एक्सेप्ट जो होता है ना, एक्सेप्ट उस फॉर्म में भी यूज होता है जिसको हम बोलते हैं के अलावा। इसको हम बोलते हैं के अलावा। लेकिन यहाँ पे जो बट यूज हो रहा है, बट का यूज भी के अलावा फॉर्म में भी होता है, लेकिन वो किसी और सेंस में। लेकिन वो जो यहाँ बात कर रहा है ना, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन के बारे में बात कर रहा है। और एल्स का जो पेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बट होता है, और कोई भी पेयर हम नहीं लगा सकते। तो ये केस अभी हमने पढ़े। एल्स का कॉम्बिनेशन क्या है, बट। अदर आ जाए, रादर आ जाए, अदरवाइज आ जाए तो क्या होगा, देन। नो सूनर भी आ जाए तो क्या होगा, देन। हार्डली और स्केर्सली आ जाए तो हमेशा उसका पेयर क्या होगा, वेन होगा। नेक्स्ट रूल, पेयर। नेक्स्ट रूल है शैल्डम का, किसका, पेयर भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट रूल लेकिन है किसका, शैल्डम और लिटिल का। शैल्डम और लिटिल का। देखिए अगर उस आपको ना ये इसी टर्म में, इस रूल में मैं कोई ट्रिक भी नहीं बता सकती, लेकिन आपको जो याद करना है ना, वो इस रूल को इसी सेंस में, इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में याद करना है। देखिए वो क्योंकि एरर बनाएगा ना, तो वो इन दोनों में बता देती हूँ कि वो एरर बनाएगा कैसे। ये वर्ड आपको ना अलग से दिखाई देंगे क्योंकि यही कीवर्ड है, और ये वर्ड जो है आपको अलग से दिखाई देंगे। शैल्डम के बाद अगर और आ जाए, और, तो उसके बाद जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, नेवर आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए, नेवर। यानी कि जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, शैल्डम और नेवर का पेयर बनेगा। लेकिन अगर शैल्डम के बाद इफ आ रहा है तो उसका पेयर क्या बनेगा, एवर बनेगा। अगर उसको गलती करनी होगी ना, तो वो और के बाद क्या कर देगा, एवर, और यहाँ पे इफ के बाद क्या कर देगा, नेवर। लेकिन अगर उसने नेवर और एवर सही दिया है तो वो यहाँ पे कर देगा इफ, और यहाँ पे क्या कर देगा, और। लेकिन वो इसको नहीं छेड़ेगा। लेकिन वो क्या नहीं करेगा, इसको नहीं छेड़ेगा, यानी कि वो शैल्डम को टच नहीं करेगा। इसको टच नहीं करेगा, शैल्डम को टच नहीं करेगा। और ऐसे ही सेम लिटिल का केस भी है कि भाई लिटिल के साथ अगर और आ जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पेयर नथिंग होना चाहिए। और अगर लिटिल के बाद इफ आ रहा है तो पेयर क्या होना चाहिए, एनीथिंग होना चाहिए। यानी ये हमको सही कॉम्बिनेशन याद करना है। तो अब एरर भी सेम केस में बनाएगा। अगर और लगा रहा है तो यहाँ पे एनीथिंग दे देगा, और अगर इफ लगा रहा है तो यहाँ पे क्या दे देगा, नथिंग दे देगा। बस हमको इसको इसी पेयर में याद करना है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। बस केस अगर आपने एक याद कर लिया ना, तो ये दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। देखिए शैल्डम और नेवर, और के बाद क्या आ रहा है, नेगेटिव वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव वर्ड। तो और के बाद क्या होना चाहिए, नेवर, और के बाद क्या होना चाहिए, नथिंग। लेकिन इफ अगर आ रहा है, कोई भी एक याद कर लो, दूसरा अपने आप। अगर एक नेगेटिव याद हो गया तो दूसरा तो अपने आप ही पता है पॉजिटिव होना चाहिए। तो इफ के बाद क्या आ रहा है, एवर, यानी कि पॉजिटिव। तो इफ के बाद क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन एनीथिंग किसके लिए होता है, एनीथिंग लगता वैसे नेगेटिव के लिए है। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो कहती है क्या, पहला क्वेश्चन कहता है ही शैल्डम और एवर या नेवर टेल्स लाई। शैल्डम दे दिया, और शैल्डम के बाद वो दे क्या रहा है,
और दे रहा है, और अभी हमने पढ़ा कि भाई और के बाद तो नेवर आता है, और के बाद जो सही पेयर आता है वो क्या आता है, नेवर आता है। यानी हम एवर को नहीं लगाएंगे, हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेवर। एक वो तो मैंने आपको चॉइस दे दी, लेकिन वो पेपर में आपको चॉइस नहीं देगा, यहाँ एवर को मतलब नेवर को एवर ही करके देगा, जो कि हमको क्या करना पड़ेगा, उस सेंटेंस को करेक्ट करना नहीं होता, बस टिक करना होता है कि इस वाले पार्ट में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी शैल्डम इफ या नेवर एवर हेल्प्स द पुअर। अब वो क्या दे रहा है यहाँ पे, जो शैल्डम है उसको जोड़ किससे रहा है, इफ से। हमने क्या याद किया, और आ जाए तो नेगेटिव वर्ड, और इफ आ जाए तो हमें क्या लेना है, एवर लेना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेवर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एवर होगा, यहाँ पे क्या होगा, एवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ही डज लिटिल और एनीथिंग या नथिंग। फिर से क्या कह रहा है, लिटिल, और लिटिल के बाद वर्ड क्या दे रहा है, और। अगर हमको वो याद है तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं कि वर्ड क्या था, नेगेटिव, यानी और के बाद आना क्या चाहिए, नेगेटिव वर्ड, ना कि एनीथिंग। क्या आना चाहिए, लिटिल और नथिंग का पेयर होता है, लिटिल इफ एनीथिंग का पेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शैल्डम और एवर या नेवर मीट देम दीज डेज, कि हम मुश्किल से ही उनको इन दिनों में मिल पाते हैं, हम मुश्किल से ही इन दिनों में उनसे मिल पाते हैं। शैल्डम दे दिया, शैल्डम के बाद क्या वर्ड दे दिया, और का जो पेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ लगता किसके साथ है, नेवर के साथ, ना कि एवर के साथ। इसकी देखिए कोई ट्रिक नहीं है, मैंने आपको बोला ये तो हमें ये वाला रूल याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इट इज नथिंग एल्स देन या बट प्राइड, कि भाई और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइड। प्राइड का मतलब क्या होता है, गर्व। प्राइड का मतलब क्या होता है, गर्व। और मैंने इसका एक रूल और याद करा दी, जब भी प्राइड वर्ड आता है ना, अगर सेंटेंस में वो प्रोनाउन की बात कर दे, अगर वो सेंटेंस में प्रोनाउन की बात कर दे और प्राइड को यूज कर रहा है, और साथ ही साथ कोई वर्ड दे दे, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो लगता ही किसी के लिए है, सब्जेक्टिव नाउन के लिए लगता है। तो आई प्राइड, अगर मैं कहूँ आई प्राइड, तो प्राइड आ जाए, अवेल आ जाए, रिकनसाइल आ जाए, रिवेंज एवेंज आ जाए, तो उसके साथ हमेशा क्या आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। और वो इस सब्जेक्ट की बात कर रहा है, आई प्राइड माई सेल्फ, क्या होना चाहिए, आई प्राइड या आई प्राउड माई सेल्फ। ये एक रिफ्लेक्सिव, क्योंकि वर्ड आया था तो मैंने आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल भी याद करा दिया। लेकिन वो कहना क्या चाहता है कि उसके पास कुछ नहीं है, किसके अलावा, गर्व होने के अलावा। नथिंग एल्स वर्ड आ गया, और एल्स के बाद मैंने आपको कहा था कभी भी हम देन का पेयर नहीं लगाते, किसका पेयर लगाते हैं, बट का पेयर लगाते हैं। अगर अदर, अदरवाइज और रादर आ जाता तब तो हम पेयर क्या लगाते, देन का पेयर लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यू हैव नथिंग एल्स देन या बट वर्क हार्ड। फिर से एल्स दे रहा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ क्या करने के, मेहनत करने के अलावा। तो यहाँ पे एल्स का जो पेयर होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बट होगा, ना कि देन होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बट होगा, ना कि देन होगा। नेक्स्ट रूल है किसका, टू का। केस समझ आया अच्छे से कि भाई केस क्या था, कि शैल्डम और नेवर होता है, शैल्डम इफ एवर होता है, लिटिल और नथिंग होता है, लिटिल इफ एनीथिंग होता है। ये रूल हमने पढ़ा अच्छे से। एल्स का पेयर बट, अदर, अदरवाइज और रादर का पेयर देन। अब हम पढ़ रहे हैं टू। इस टू का जिक्र मैं बहुत बार कर चुकी हूँ जब से टॉपिक एडवर्ब स्टार्ट हुआ है, और मैंने बार बार आपको बताया कि ये टू अगर आपको कोई लगा के कुछ बोल रहा है तो उसको कभी तारीफ ना समझे, वो तारीफ नहीं हो रही। उसका मतलब ये होता है कि वो जो सेंटेंस है हमको नेगेटिव सेंस दे रहा है, क्योंकि इस टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, यानी कि जितना नहीं होना चाहिए था, इतना कि जितना नहीं होना चाहिए था, इतना कि जितना नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये टू हमेशा क्या देता है, नेगेटिव सेंस। जैसे कि हम कहते हैं ना कि शी इज टू गुड या शी इज टू वाइज। और एक चीज और, ये जो टू होता है ना, टू हमेशा किसके लिए लगता है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ। हमेशा किसके साथ लगता है, मतलब इसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव दे रहा है तो वो क्या होना चाहिए, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर वो प्लेजेंट एडजेक्टिव की बात कर दे, अगर मान लो अगर सेंटेंस में एरर बनाना है उसको, और वो कोई प्लेजेंट एडजेक्टिव दे रहा है, लेकिन उसने कह दिया कि शी इज टू ऑनेस्ट, क्या कह दिया, शी इज टू ऑनेस्ट।
अब वो ऑनेस्ट तो क्या बता रहा है भाई, प्लेजेंट एडजेक्टिव यानी पॉजिटिव चीज की बात कर रहा है, तो मैं क्या नेगेटिव वर्ड लगाऊंगी? नहीं लगाऊंगी। मुझे टू को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? वेरी से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेरी होता है वो किसके लिए लगता है? वेरी जो होता है वो लगता है किसके लिए? प्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए लगता है। और वेरी के बाद अगर कोई डिग्री आएगी तो वो भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव डिग्री। क्या ऑनेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है? बिल्कुल है। और एक चीज और, जो टू का पेयर होता है ना, टू अगर हमें नेगेटिव सेंस में बताना है तो टू का पेयर हमेशा क्या होगा? टू होगा। और सो का पेयर हमेशा क्या होता है? दैट होता है। हमेशा क्या होता है? दैट। ये देता है नेगेटिव सेंस और ये देता है क्या? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ये लगता है नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए और ये लगता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए। ये किसके लिए लगता है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए लगता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ही इज वेरी या टू डिसऑनेस्ट। वो क्या है? ही इज वेरी या टू डिसऑनेस्ट। यहाँ पे जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते वो ऑनेस्ट नहीं है, किसी ईमानदार नहीं है, यानी कि ईमानदार नहीं है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। और डिसऑनेस्ट क्या बता रहा है? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के बारे में। अगर वो ऑनेस्ट दे देता तब तो हम क्या टिक करते? वेरी, कि हम बोलते हैं ना ही इज वेरी ऑनेस्ट या ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ही शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज सो स्मार्ट। तो हम क्या लगाते हैं? पॉजिटिव वर्ड को यूज करते हैं। लेकिन वो डिसऑनेस्ट बता के क्या बता रहा है? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? टू को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, दिस हाउस इज वेरी या टू ब्यूटीफुल। ये जो घर है ये क्या है? बहुत ही सुंदर है। तो बहुत ही सुंदर अच्छी बात कर रहा है। ब्यूटीफुल किसको बता रहा है? पॉजिटिव एडजेक्टिव को भी बता रहा है और साथ साथ पॉजिटिव प्लेजेंट एडजेक्टिव को भी बता रहा है। किसको बता रहा है? प्लेजेंट एडजेक्टिव को भी बता रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वेरी होना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो ये वर्ड है ये किसको डिनोट कर रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यू आर वेरी या टू वीक इन इंग्लिश। वो क्या कह रहा है? यू आर वेरी या टू वीक इन इंग्लिश, की तुम क्या हो? इंग्लिश में बहुत ही कमजोर हो, यानी कि इतने कमजोर जितना कि तुम्हें नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम वेरी का, अगर वो यहाँ पे वीक की जगह स्ट्रॉन्ग दे देता ना, तब तो हम क्या टिक करते? वेरी को टिक करते, क्योंकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो किसको दे रहा है? प्लेजेंट एडजेक्टिव की सेंस दे रहा है। लेकिन ये क्या दे रहा है? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव की सेंस दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे? टू वीक टिक करेंगे। नेक्स्ट है, गॉड इज वेरी या टू मर्सीफुल टू मी, कि जो भगवान है वो उस पर बहुत ही ज्यादा या मुझ पे बहुत ज्यादा दयावान है। मर्सीफुल का मतलब होता है मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया, मर्सी का मतलब क्या होता है? दया। तो यहाँ पे क्या है कि भगवान मर्सी दया कर रहा है मुझ पे, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, प्लेजेंट एडजेक्टिव दे रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे? वेरी को टिक करेंगे। सिर्फ डिफरेंस याद कीजिए, वेरी लगता है प्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए, टू देता है नेगेटिव सेंस जितना कि नहीं होना चाहिए था, और टू लगता किसके लिए? नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए लगता है, यानी कि अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए लगता है। जैसे कि क्वेश्चन है, दिस बॉक्स आर टू हैवी या लाइट टू लिफ्ट इट। अभी मैंने आपको बताया कि टू का जो पेयर होता है जो नेगेटिव सेंस देता है, उसका पेयर हमेशा क्या होता है? टू। ऊपर से वो कहना क्या चाह रहा है? देखिए, अगर वो यहाँ पे, वो तो मैंने आपको चॉइस दे दी हैवी और लाइट में, लेकिन वो देता क्या? हैवी। कि अगर मान लो हैवी दे देता, जैसे मैं कहूँ कि दिस बॉक्स इज टू हैवी या लाइट टू लिफ्ट इट, कि भाई ये जो बॉक्स है ना ये इतना हैवी यानी कि भारी है कि मैं इसको उठा भी नहीं सकता, यानी ज़रूरत से ज़्यादा भारी है। तो सेंस क्या आता है? नेगेटिव सेंस आता है। सेंस क्या आता है? नेगेटिव सेंस आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कि टू हैवी। अगर लाइट होता तो मैं उठा ही लेता ना, तो वो क्या हो जाता? पॉजिटिव सेंस होता। तब मैं यहाँ पे क्या नहीं लगा सकती थी? पेयर टू और टू का पेयर नहीं लगा सकती थी, वो सेंस क्या हो जाता? नेगेटिव। लेकिन हमें तो सेंस ही नेगेटिव देना है, इसलिए हमको क्या टिक करना पड़ेगा? हैवी को टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज टू रिच या पुअर टू बाय अ कार। कि देखिए वो क्या कहना चाह रहा है कि वह जो है वो बहुत अमीर, मतलब इतना जितना उसे नहीं होना चाहिए था। कि अगर मैं यहाँ पे पुअर को टिक कर दूं तो सेंस क्या हो जाएगा? सेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, और हमें तो नेगेटिव ही सेंस चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं रिच को लगा दूंगी तो वो क्या हो जाएगा? प्लेजेंट एडजेक्टिव। तब मैं किसका यूज नहीं कर सकती? टू का यूज नहीं कर सकती, और उसने तो टू का पेयर टू दे दिया, यानी टू तो यूज होगा। लेकिन हमें चॉइस किस में से करनी है? रिच और पुअर में से। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ही इज टू पुअर
टू बाय अ कार, कि वो इतना गरीब है जितना उसे नहीं होना चाहिए था और वह कार को नहीं खरीद सकता है, इसलिए पुअर हमको क्या दे रहा है, नेगेटिव सेंस, इसीलिए टू का पेयर भी टू है और हमको चाहिए भी क्या, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव चाहिए। नेक्स्ट है ही इज टू फास्ट या स्लो टू विन द रेस। अगर वो फास्ट लगा दे कि भाई अगर वो इतना तेज दौड़ता है कि वह रेस को जीत सकता है, कि वह इतना तेज दौड़ता है कि वो क्या कर सकता है, रेस को जीत सकता है। और अगर हम फास्ट लगाते तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि फास्ट पॉजिटिव सेंस देता, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही इज टू स्लो टू विन दिस, कि वह इतना स्लो भाग रहा है, यानी इतना धीरे से भाग रहा है या इतना स्लो है, इतना धीरे है कि वह रेस को जीत सकता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही इज टू स्लो, और टू का पेयर क्या, टू दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। पहला वो पेयर गलत कर देगा, अगर उसने पेयर सही दिया है तो जो वो एडजेक्टिव है वो क्या करके दे देगा, प्लेजेंट, जबकि हमको टू के साथ जो एडजेक्टिव चाहिए वो क्या चाहिए, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, यानी नेगेटिव सेंस वाले एडजेक्टिव की ज़रूरत है। अब मैं एक बार आपको टू मच और मच टू के बारे में रिमाइंडर दे देती हूँ। ये वैसे मैं करा चुकी हूँ एडजेक्टिव में, जिसने अब तक एडजेक्टिव की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाके चेकआउट कर सकता है। देखिए टू मच के बाद हमेशा क्या लगता है, नाउन, मतलब हमेशा क्या आता है, नाउन, वो ये चीज़ गलत कर देगा। और मच टू के बाद हमेशा क्या आता है, एक एडजेक्टिव आता है, हमेशा क्या आता है, एक एडजेक्टिव। मैंने आपको याद करने की भी ट्रिक बताई थी कि जब भी हमारे अल्फ़ाबेट में ABCD में M आता है तो M के बाद हमेशा क्या आता है, N। तो हमेशा आपको याद हो जाएगी टू मच के बाद जो आने वाली चीज़ है वो क्या होगी, नाउन, और मच टू के बाद आने वाली जो चीज़ है वो क्या है, एडजेक्टिव। और इसको चेक करने का तरीका है, आप हमेशा अपना ये वाली चीज़ चेक कीजिए, नाउन और एडजेक्टिव। अगर आपने नाउन और एडजेक्टिव को पहचान लिया तो टू मच और मच टू लगाने में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, कभी भी क्या नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो ये वैसे अगर आपने नहीं देखे तो आप एडजेक्टिव की क्लास को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने इसको अच्छे से विद एग्जाम्पल विद प्रैक्टिस सेट आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, इनफ। इनफ एडजेक्टिव का काम भी करता है, एडवर्ब का काम भी करता है। अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो नाउन से पहले, अगर एडवर्ब का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव के बाद। उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, एल्स का जो पेयर होता है वो क्या होता है, बट। अदर, अदरवाइज और रादर का पेयर जो होता है वो होता है देन। नो सूनर का पेयर भी क्या होता है, देन होता है। स्केर्सली और हार्डली का पेयर क्या होता है, वेन होता है। और हमने रूल पढ़ा इन्वर्जन का, कि जब भी एडवर्ब यानी हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नीदर, नॉट, नेवर, सो क्विकली, सो रेयरली, अगर ये वर्ड से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हमारा जो इन्वर्जन होना चाहिए कि इन शब्दों के बाद हमेशा क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा टू। टू हमेशा लगता है नेगेटिव सेंस के लिए, यानी कि जो हमेशा क्या देता है, नेगेटिव सेंस, जितना कि नहीं होना चाहिए था। और वेरी किसके लिए लगता है, प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ। और टू किसके साथ लगता है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ। तो आज की क्लास यहीं तक, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब का प्रैक्टिस सेट लेकर के। ऑलमोस्ट हमारा एडवर्ब जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बस एक आधा रूल बचा होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। और साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेट भी लेके आई हुई हूँ PYQ, जिसमें एडवर्ब के सारे रूल के साथ आपको जितने भी क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे और साथ ही साथ रूल भी रिवाइज हो जाएगा। तो आज की क्लास को आप अच्छे से कीजिए, अपने नोट, शॉर्ट नोट अच्छे से बनाइए। आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।